उत्तरकाशी में मैनुअल ड्रिलिंग से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जल्दी बाहर आ सकते मजदूर, पीएम मोदी ने धामी से ली जानकारी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम, कल शाम से बद्रीनाथ में बर्फबारी शुरू, निचले इलाकों में छाया कोहरा। 8 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी, निवेशक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, तैयारियों में जुटे धामी सरकार। प्रदेश में चला जीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान, देहरादून डिवीजन में 1.5 करोड़ की हुई वसूली, कारोबारियों में मचा हड़कंप। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिया से टकराई कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों की जान जोखिम में है। रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आ रहे हैं, जिन्हें लगातार दूर किया जा रहा है। आज भी मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री सीएम धामी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक जवान टनल के अंदर उतरेंगे और फिर वहां से मजदूरों को बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टनल के बाहर हलचल बढ़ गई, गेट पर सभी एम्बुलेंस को तैनात करना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। वहीं स्ट्रेचर, गद्दे और बेड टनल के भीतर ले जाए जा रहे हैं। ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है, वो हमारा 44 मीटर्स मतलब 86 मीटर्स, सभी के बल के ऊपर हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा लगातार। और SDC ने भी आज 7th क्लास है, इसका भी और 1.5 मीटर्स मिला है। तो काम चल रहा है। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहाँ तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए वापसी लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था, और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। तो संभवतः जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ही बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है? अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गैडर्स या भी स्टील्स मिल रहे थे, वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रदेश भाजपा नए एक्शन में दिखेगी। चुनाव परिणाम को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नए कार्यक्रम भेजेगा। अभी पार्टी को केवल प्रमुख कार्यक्रमों पर पूरी तरह से फोकस करने के निर्देश हैं। पहला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना, और दूसरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाना। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी के मुताबिक इन दोनों कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक
केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर था। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनाव के लिए लगाएगी और इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश में भाजपा नए एक्शन में दिखेगी। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए अभी पार्टी का 2 प्रमुख कार्यक्रमों पर फोकस है। त्योहारी सीजन में जीएसटी चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में देहरादून डिवीजन में राज्य कर विभाग ने 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की। सचल दल इकाई ने राज्य की सीमाओं पर चेकिंग कर बाहरी राज्यों से बिना बिल लाए जा रहे माल को जब्त कर टैक्स वसूली की कार्रवाई की। बता दें, राज्य का कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें बिना बिल के सामान को जब्त कर कारोबारियों से टैक्स की वसूली की गई। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में बिना दस्तावेजों पर आईफोन का कारोबार करने वाले डीलरों पर कार्रवाई करके लगभग 72 लाख टैक्स की वसूली की। वहीं सचल दल इकाई के संयुक्त आयुक्त एसएस तिरुवा ने बताया, जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। जो व्यापारी व फर्में कारोबारी के अनुसार जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यापारी को चिन्हित किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। अब पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर तेज हो गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई और इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। बर्फबारी के साथ पहाड़ों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में भी ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई और आज और कल भी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं सुबह से प्रदेश भर के जनपदों में घने बादल छाए और जोशीमठ, पीनलकोटी, गोपेश्वर व चमोली समेत अन्य निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की गई। और जा रहा है और अभी भी जो सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बहुत इंटेंस सर्कुलेशन के तरफ से मतलब दिखाई देता है। उसके साथ साथ जो इंटरेक्शन था, जो ट्रफ इन ईस्टर्ली हम दे रहे थे, जो अरेबियन सी से जो मॉइस्चर उठा रहा था, वो कम हो रहा है। देख सकते हैं, ये देखिए कटअप हो गया ये सिस्टम। अभी जो है क्लाउड के साथ बहुत जोर से वो भाग रहा है, जो है ना हमारा जो उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया। तो लेकिन पिछले जो 36 आवर जो रहा, मेनली काल जो गुजरात और महाराष्ट्र, जो नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी भाग जो महाराष्ट्र, चाहे नंदुरबार हो, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, काफी बारिश हुआ है। गुजरात में तो बहुत सारे जगह में रेन हुआ है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और जो छटा हुआ इलाका है और दक्षिण हिस्सा जो राजस्थान का इलाका है, वहां भी रेन हुआ है। तो काफी पीक था कल। हम लोग जैसे इसकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसकी जो इम्पैक्ट, ये सब हम लोग 22 नवंबर ऑनवर्ड टाइम टू टाइम दे रहे थे कि ये जो WDA काफी एक्टिव है और ये हेवी रेनफॉल कराएगा, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कल जो हुआ। लेकिन धीरे धीरे इसकी इम्पैक्ट कम हो रहा है। फिर भी आज जो है बिकॉज पूर्व की तरफ से जा रहा है, तो हम लोग जो है मेनली उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए आज हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि ओले गिर सकता है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होगा। और जो विदर्भ इलाका है वहां भी हम लोग ओले गिरने का और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म का दे रहे हैं, ये WD के वजह से। और मध्य प्रदेश तो रहेगा ही रहेगा, मेनली पूर्व मध्य प्रदेश। 24 आवर के बाद ये WD वीक हो रहा है, बाई टुमारो 28 मॉर्निंग। और दिल्ली का जहाँ इम्पैक्ट है, दिल्ली में क्लाउडिंग मेनली रहा। कहीं एक दुका जगह पर अगर ड्रिजिल हुआ होगा, अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन क्लाउडिंग कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रहा है। ये नेक्स्ट 12 आवर्स 18 आवर्स रहेगा। और जैसे WD के साथ होता है, मैं जैसे बताया, ये WD काफी यूनिक WD है, क्योंकि ये जो WD है पंजाब हरियाणा में बारिश नहीं दिया, उत्तरी राजस्थान में नहीं दिया, ये नीचे दिया, गुजरात में दिया, महाराष्ट्र में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, ठीक है ना। सो इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि वो अरेबियन सी सिस्टम के साथ जो ईस्टर्ली है उसके साथ इंटरेक्शन किया और काफी रेन दिया। इतना रेन नहीं मिलता है नॉर्मली। जो वैल्यू हमारे पास आया है अप टू 150 मिलीमीटर हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल, और ओले भी गिरा है काफी जगह पर। और ये जो है क्रॉप का जो मैच्योर पीरियड होता है, धान एंड अदर्स, तो इसलिए वार्निंग हम लोग ऑरेंज कलर भी दिया था। अभी आगे जो है वीक हो रहा है और सिस्टम जो है मेनली सेंट्रल इंडिया, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए मेनली वार्निंग। दिल्ली में जो है अभी तो
टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल है, दिन में क्लाउड रहता है इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा कोल्डर है, बट कल से क्लाउड खाली होगा और रात का तापमान 2 से 3 डिग्री गिरेगा, ठीक है। और लेकिन फॉग बढ़ेगा, काफी मॉइस्चर एडवेक्शन हुआ है। फॉग जो है मेनली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी शैलो टू मॉडरेट फॉग बढ़ेगा 28 ऑनवर्ड, ठीक है। चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक जागरूकता के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जा रहे हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायाधीश धर्म सिंह ने कहा कि शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य न्याय चला निर्धन की ओर से, जिसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्त हो सके। हमारा जो मासिक एक्शन होता है माननीय सांसद द्वारा, इसी के अनुपालन में आज हमने जो बहुउद्देशीय शिविर है उसका आयोजन अपने गोपेश्वर शिविर में आयोजित किया, जो कि यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज में किया जाएगा। आज यहाँ मुख्य अतिथि हमारे जनता न्यायाधीश महोदय हैं और चूँकि आज हमारी जयंती नीति को और छुट्टी का दिन था, जिसमें हमारे जितने भी न्यायिक अधिकारीगण हैं और जितने हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत विवेक करिए हमारे अधिकारीगण हैं, सभी अपना सम्मान दे पाएंगे और साथ ही साथ उनके स्टॉल भी बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने निवेदन किया कि आपके यहाँ पर करीब 550 के लगभग है, तो आपकी यदि पूरी इसके अभिभावक भी यहाँ आ जाए तो बहुत ही जन कल्याणकारी योजना का लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर की मात्रा भी बहुत अत्यधिक है और साथ ही साथ उनके अभिभावक कर रहे हैं। तो आज इस शिविर का मुझे जो लेवल है बहुत ही अच्छा लाभ लोगों तक जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बुक्स पर्सन सारे न्यायिक अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे विभागाध्यक्ष जितने भी विभागों के अध्यक्ष मौजूद हैं और साथ ही साथ जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं जो लोगों के हित के लिए जो भी जानकारियाँ उन्हें उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत चमोली के इंजीनियरिंग कॉलेज कोटलियासैंण में जिला स्तरीय मिनिंग कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कॉन्क्लेव का शुभ आरंभ किया। वहीं जनपद चमोली में निवेश को लेकर निवेशक खासे उत्साहित दिखे। इस दौरान कॉन्क्लेव में 101 करोड़ के निवेश पर उद्यमियों ने हामी भरते हुए 55 MOU पर हस्ताक्षर किया। इससे जनपद में करीब 711 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार एक ग्लोबल समिट हो रही है निवेश और इस निवेश सम्मेलन में देश विदेश के कई उद्योगपति हमारे राज्य में बहुत इच्छुक हैं निवेश करने के लिए। आज चमोली जिले के जनपद के निवेशकों का हमने बुलाया था, लगभग 101 करोड़ रुपये के हमें यहाँ पे आज बढ़ी गई है और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जनपद में भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अभी आने वाले हैं। इतना ही है कि हम जिला प्रशासन की ओर से जो दिक्कतें हैं उनको हम करने के लिए हमने कहा है। जल विद्युत की बात हमने की है, किसी को कोई अगर बिजली पानी की दिक्कत है तो सरकार की तरफ से हमने कहा कि हम जितना भी दिक्कत है दूर की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे अब उद्योगपति पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले जा रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल वाले जा रहे हैं। देहरादून में 25 जो है आवासीय विद्यालय के जो चलाते हैं उनके साथ चले और उनसे कहा कि आप हर जिले में एक आवासीय विद्यालय, तो काफ़ी लोग आने वाले हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि चमोली जिले का भविष्य बहुत उज्जवल है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शुभारंभ किया। 4 दिवसीय सेमिनार में 70 देशों के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। कुल 70 मिशन के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के वक्ता आपदा प्रबंधन
पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों पर चर्चा का मंथन करेंगे। वहीं सीएम धामी ने सम्मेलन को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए उत्तराखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी। पार्टियां बात करती हैं उसी तरह से, चाहे वो राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, उसमें सब रबर स्टैम्प की तरह लोग हैं। जब तक कि जो भी राजनीतिक पार्टी अपने क्या कैडर बेस लोगों को, नेताओं को नहीं लाएगी, तब तक के पसमानदा का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए उन पार्टी को ध्यान देना। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, किसी भी मुस्लिम और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कैडर नहीं है। हम देखते आए हैं कि जो है बहुजन समाज का कैडर हुआ करता था, बाम सेफ हुआ करता था। आज ये कह सकते हैं हम कि मोमिन अंसार सभा का एक कैडर ऐसा है जो गांव-गांव, कस्बे तक के संगठन है। आज आप प्रतिनिधि देख रहे हैं यहाँ पे, जिनके पीछे हजारों लाखों लोग अपने अपने क्षेत्रों के लोग हैं। तो इस बिना पर हम लोग जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, पसमानदा गाँव में 85% मुसलमानों की है। अगर ये एकजुटता के लिए, और उनका मिशन दूसरा है, ये किसी से इख्तिलाफ नहीं करती हैं। मोमिन अंसार सभा का एक पदाधिकारी कहता है कि और इंसानियत के मददगार बने, हम एकजुट होंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और अपनी कौम की रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा पीछे राजनीति में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमने देखा इतने वर्षों में, अपने पुरखों को, अपने बाबाजाद को देखा है कि जब वहाँ वो थे, आज तक के हम लोग मांगने वाले बने रहे। लेकिन अब ये तय किया गया हम लोग मांगने वाले नहीं। राज्य के भी और देश के भी अनेक संस्थानों से जो हमारे वाइस चांसलर हैं, अनेक संस्थानों के हेड हैं और प्रतिनिधि आए हैं। साथ में हमारे नवोदित जो वैज्ञानिक हैं, हमारे छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे उत्तराखंड सरकार के, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित होने वाले इस छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी का, उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आप सबका यहाँ पधारने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस सम्मेलन में सबसे पहले तो क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है और अनेक जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उन सबके विचार यहाँ पर रखे जाने हैं। उनके अनुभव, हम सरकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी है और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले, वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकले, टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग हो वहाँ पर, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। बल्कि अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो सम्मेलन के उद्घाटन से पहले, और हम आपदाओं का सामना करने के लिए कहीं न कहीं बेहतर रूप से तैयार हो रहे हैं। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हम बेहतर जो रणनीतियां बनाकर और ये रणनीतियों को लागू करके निश्चित रूप से इनको न्यून कर सकते हैं। और जैसा अभी मेरे से बोलने वाले बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, जोशी जी ने बोला, हमारे संधू साहब ने भी बोला, इकोलॉजी और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर कोऑर्डिनेशन से प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए एक बेहतर प्रबंध तंत्र हम विकसित कर सकते हैं। एक ऐसा तंत्र बना सकते हैं जो इन सबको समन्वय करे। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें पृथ्वी को माता के समान पूजा गया है। और मैं समझता हूं कि सही मायनों में इसी में आपदा प्रबंधन की मूल धारणा निहित है, अगर हम ठीक से करेंगे तो। क्योंकि मेरा मानना है कि हम पृथ्वी समेत सभी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उपभोग न करके उनका अगर उपयोग करेंगे तो सही अर्थों में प्रकृति के लिए आयोजन इतने बृहद स्तर पर नहीं होते थे, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन होता था तो वो कुछ ही शहरों में
सिमट कर रह जाया करता था। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके विजन के कारण से दुनिया के लोगों ने भारत और कहीं ना कहीं हमको प्रोत्साहित करने वाली जो निवेशकों के साथ हमारा करार हुआ है, अभी सम्मेलन से पहले ही 2 लाख करोड़ का हमारा करार हो चुका है। और निश्चित रूप से इस सम्मेलन से ठीक पहले आपदा प्रबंधन का एक वैश्विक सम्मेलन सुरक्षित निवेश जरूर उत्तराखंड का संदेश देश विदेश में प्रसारित होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी, जो कि आपदा प्रबंधन का काम भी पूरे देश का देखते हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन के प्रति उनके संकल्प ने हमारा भी उत्साहवर्धन किया, अपना संदेश भी दिया। और उनकी पुस्तक जो लिखी गई है वह भी हम सबके समक्ष आई है, रेजिलेंट इंडिया, उपलब्ध होगी। और केंद्र से इस संस्थान को खोलने के लिए जो भी अपेक्षा केंद्र की होगी उसमें हमारा राज्य काम करेगा। साथ ही दिव्यांग और महिलाओं के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए हम विशेष रूप से प्रावधान करेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों में आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम और जहां पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और साथ ही कार्यशालाओं का भी आयोजन करके निश्चित रूप से इस प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए हम अपने नवोदित और उदयमान आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी तैयार करेंगे। मैं पुनः इस सम्मेलन में सहयोग कर रहे समस्त प्रतिभागियों का, विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, मीडिया बंधुओं का, छात्र छात्राओं का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं तथा इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों और सहयोगी संस्थानों को भी शुभकामनाएं देता हूं। और आए हुए हमारे सभी डेलीगेट्स का एक बार मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।